सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता और ये जानेंगे कि प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, यानी कि ताप प्रतिरोधकता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और समझते हैं प्रतिरोधकता को। लास्ट लेक्चर में हमने ओम का नियम पढ़ा था, जिसके अनुसार किसी भी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। गणितीय रूप में हम लोग इस नियम को ऐसे लिख सकते हैं, V समानुपाती I, और इस समानुपाती के साइन को अगर आप हटाएंगे तो आप लगाएंगे एक नियतांक और ये नियतांक है R, और यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। R एक नियतांक है जिसका एक नाम है, और इस R को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? कोई भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, जो व्यवधान उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। और इस R के लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि R का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाई A। और हम अपनी बात अब यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम किसी एक ही चालक की बात करें तो देखिए, M तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नियत है। अगर उसी चालक की बात करेंगे तो उसी चालक के एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नियत है। E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, नियत है। और टाउ, टाउ क्या है बच्चे? टाउ है विश्रांति काल, जो कि निर्भर करता है तापमान पर। और अगर हम तापमान को अभी स्थिर रखते हैं तो टाउ भी नियत हो जाएगा, यानी कि R समानुपाती हो जाएगा L और वृत्त का अनुपाती हो जाएगा A के। और ये हमने पढ़ा भी है लास्ट लेक्चर में कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के वृत्त के अनुपाती होता है। R समानुपाती L, R वृत्त के अनुपाती A, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। और अब अगर हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा दें तो हम लगाएंगे एक नियतांक, और हम लगा रहे हैं रो L बाई A, और यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और इस रो को ही हम कहते हैं प्रतिरोधकता। इसके बहुत सारे नाम हैं, देखिए मैं बहुत सारे नाम लिख रहा हूँ। रो एक नियतांक है, ऑब्वियस सी बात है। रो एक नियतांक है और इस नियतांक का नाम है प्रतिरोधकता। तो इस रो का एक नाम तो है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है बच्चे, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टेंस कहा जाता है प्रतिरोध को, और रजिस्टिविटी कहा जाता है प्रतिरोधकता को। इसका एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। अभी आप जानेंगे कि प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध ही है, लेकिन विशिष्ट है, स्पेशल है। विशिष्ट प्रतिरोध भी इसका नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध। और उस समय इसको बोलेंगे अंग्रेजी में स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। है तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन कुछ खास रेजिस्टेंस है। तो चलिए हमने स्टार्ट किया है ओम के नियम से। V समानुपाती I, V इक्वल टू आर आई, R इक्वल टू V अपन I। R चालक का प्रतिरोध है, सही है। और यहाँ से देखिए R बराबर होता है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाई A। अगर हम एक ही चालक की बात करें तो ये दिख रहा है जो डब्बे में, यानी कि ब्रैकेट में, वो तो नियत रहेगा, यानी कि R समानुपाती L अपॉन A लिखा जा सकता है। R इक्वल टू रो L बाई A। इसको हटाइए, एक नियतांक लगाइए, और इस नियतांक का नाम है प्रतिरोधकता, या फिर इसे आप कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो चलिए हम अब इस प्रतिरोधकता को परिभाषित करते हैं, और परिभाषित करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे।
रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। मान लेते हैं कि कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है 1 मीटर स्क्वायर, यानी उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है एकांक, ओके, 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी लंबाई भी हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर। जरा ध्यान सुनेगा, हम किसी भी अनुपात को, किसी भी अनुपात नहीं बच्चे, सॉरी, किसी भी नियतांक को हम ऐसे ही परिभाषित करते हैं। हमने 2.5 तक भी परिभाषित किया है पिछले चैप्टर में। तो अगर a इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, l इक्वल टू 1 मीटर है, तो इस फॉर्मूले से देखिए, अगर मैं यहाँ पे a 1 रख दूँ, l 1 रख दूँ, तो रो इक्वल टू हो जाएगा r। और यही तो हम कह रहे हैं कि जो प्रतिरोधकता है या जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध ही है, लेकिन चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाले गए पूरे प्रतिरोध को हम चालकता नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर पूरे प्रतिरोध को चालकता कहेंगे फिर प्रतिरोध किसे कहेंगे। ये कुछ स्पेशल प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और स्पेशल क्या है? ऐसा चालक, एक चालक लीजिए, मतलब किसी भी पदार्थ का एक चालक लीजिए, किसी भी पदार्थ का एक चालक लीजिए जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 1 मीटर स्क्वायर हो और लंबाई 1 मीटर हो। तो उस पदार्थ के उस चालक में जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 1 मीटर है, उसमें जितना प्रतिरोध होगा, वो जितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा उसे हम उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। तो हम इसे कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। बच्चे देखिए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या? इधर देखिए, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। हम पूरे प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल उतने प्रतिरोध की जो उस पदार्थ का चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर की हो, एकांक लंबाई हो, और जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद भी एकांक हो। तो उस चालक में जितना प्रतिरोध होगा उसे ही उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहेंगे। इसे आप कुछ इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद 1 है, लंबाई भी 1 है, तो बच्चे क्या उसका आयतन भी 1 हो जाएगा? तो हम बात कर रहे हैं किसी भी पदार्थ के उस चालक की, किसी भी पदार्थ के प्रतिरोधकता उस पदार्थ के उस घन के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एकांक होती है। आप एक पदार्थ का एक घन लीजिए, ऐसा एक एग्जांपल समझ लीजिए। आप एक पदार्थ का एक घन लीजिए, घन और भी कैसा घन जिसकी लंबाई भी 1 मीटर की हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब ये घन कहलाएगा। उस पदार्थ का ये घन है और उस पदार्थ का ये घन जितना प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है, जितना प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में लगा सकता है, उसे ही उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर है बच्चे? ये तो किसी भी पदार्थ का कोई भी चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जितना प्रतिरोध है उसे ही उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। और चलिए अब इसके मात्रक की बात कर लें। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल है, तो आर ए बाई एल है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल है। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम हो जाएगा, ओम। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चे? लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। मीटर और 1 मीटर कट जाएगा, तो आपको आंसर मिला है ओम मीटर। याद रखेंगे आप, प्रतिरोध का मात्रक केवल ओम है और विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर है। ये ऐसा ही मात्रक है। चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं कि प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के ताप पर। हम चाहे तो पढ़ लिख सकते हैं। ओके बच्चे,
पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के ताप पर। लेकिन हमको मालूम कैसे चला, ये मालूम ऐसे चला है कि रो बराबर होता है RA/L, और R बराबर तो आप जानते ही हैं M/N/E² टाउ L/A, और इसमें ये हमने अभी R का मान रखा है A/L LLAA, सो M/NE² टाउ। रो बराबर M/NE² टाउ, रो का मान आ गया M/NE² टाउ। और अगेन आपको मालूम है M एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो कि नियत रहेगा, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि जो प्रतिरोधकता है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, स्मॉल n के व्युत्क्रमानुपाती है। चालकता स्मॉल n के व्युत्क्रमानुपाती है, और स्मॉल n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये निर्भर करता है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अगर चालक बहुत अच्छा चालक है यानी कि सुचालक है तो उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उस पदार्थ की प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी, क्योंकि प्रतिरोधकता एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर n कम है यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उस कंडीशन में प्रतिरोधकता ज़्यादा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो उस हालात में ये कम हो जाएगा। बहुत आसान है। और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। ओके, तो पहला निर्भर करता है ये पदार्थ की प्रकृति पर, सेकंड ये निर्भर करेगा ताप पर। और अब आपको फिर लग रहा होगा कि इस फॉर्मूले में तो ताप है ही नहीं, यानी ये ताप पे निर्भर करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है एक्चुअली में ये निर्भर कर रहा है, देखिए टाउ व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी रो व्युत्क्रमानुपाती है टाउ के, रो व्युत्क्रमानुपाती है टाउ के, और टाउ स्वतंत्र नहीं है, टाउ निर्भर करता है तापमान पर, टाउ व्युत्क्रमानुपाती है तापमान के। अब टाउ क्या है, टाउ को हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, विश्रांति काल, काऊ तो गाय होती है, टाउ विश्रांति काल। और क्या होता है विश्रांति काल, दो टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके दो टक्करों के बीच में जो समय का अंतर है, समय अंतराल है, टाइम का गैप है, टाइम का इंटरवल है, उसे ही कहा जाता है विश्रांति काल। और अब देखिए अगर तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की गतिविधि बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की गतिविधि बढ़ने से उनमें टक्कर जल्दी जल्दी होने लगेंगे, टक्कर जल्दी जल्दी होने से विश्रांति काल का मान कम हो जाएगा। और यही तो हमने लिखा है कि विश्रांति काल तापमान के, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विश्रांति काल का मान घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विश्रांति काल का मान घटेगा। और अब देखिए ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो साफ साफ आप ये लिख सकते हैं ना कि ये इसके समानुपाती है। देख लो ये, अच्छा कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन बन गया है इतना बड़ा डिज़ाइन नहीं चाहिए अपने को, इतने से काम चल जाएगा। रो समानुपाती है तापमान के, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, क्योंकि होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की गतिविधि बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, संघटनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे कि टाउ यानी कि विश्रांति काल का मान कम हो जाएगा। विश्रांति काल का मान कम होने से ये प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर और साथ ही पदार्थ के ताप पर। चलिए आगे बढ़ें और समझते हैं कि क्या होता है विद्युत चालकता। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि प्रतिरोध क्या है, कोई भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है जिसे हम कहते हैं
चालकत्व, विद्युत चालकत्व, इसका जो व्युत्क्रम है। वैसे ही यहां पर देखिए अभी हमने पढ़ा है रो, वैसे ही उसका जो व्युत्क्रम होगा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। यहां पर मैं ही लिख देता हूं, कहते हैं। किसी भी पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं, जिसे हम सिग्मा से दिखा सकते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ, सिग्मा बराबर 1/ρ। क्लियर है ये? तो किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध के अनुपात को, किसी भी चालक के प्रतिरोध के अनुपात को हम लोग कहते हैं विद्युत चालकत्व, और किसी भी पदार्थ के प्रतिरोधकता के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत चालकता। चलिए आगे बढ़ें। और अब ये सवाल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इस सवाल को किया है। तो चलिए मैं इस सवाल को हल करता हूं यहां पर, और जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने बनाया है उनके आंसर की पुष्टि हो जाएगी कि वो सही है कि गलत है, और जो नहीं बना पाए हैं, जिन्होंने कोशिश की है, उनको एक फल मिल जाएगा कि हाँ चलो भाई आंसर ऐसे सवाल इसको ऐसे हल करना है। और जिन्होंने किया ही नहीं है, जिन्होंने कोशिश ही नहीं की है, वो भी एक बार देख लें। यहाँ पर सवाल ये है कि तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई को 0.1% बढ़ा दी जाती है। इतना परसेंट बढ़ा दिया है, यानी अगर पहले लंबाई L होगी, तो अब उसकी लंबाई में परिवर्तन को हम अगर dl ले लें, तो ये मानिए कि केवल dl नहीं है, केवल लंबाई में परिवर्तन नहीं है, ये प्रति 100 में है, क्योंकि परसेंट में दिया है, यानी प्रतिशत दिया है। हर 100 पर इतना वृद्धि हो रहा है, यानी कि ये dl/L दिया हुआ है आपको। dl/L = 0.1%। ठीक है, dl/L = 0.1%। हर 100 की लंबाई पर, लंबाई में 0.1, और ये लाइट चली गई है, तो मैं लाइट के आने का वेट करूंगा। ओके, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लाइट चली गई थी, जिसके कारणवश हमें रुकना पड़ा था, और लाइट आने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम एक सवाल हल कर रहे थे कि तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई को 0.1% बढ़ा दी जाती है। लंबाई को 0.1% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि हर 100 पर लंबाई में 0.1 की वृद्धि हो रही है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1 / 100। हर 100 पर लंबाई में 0.1 की वृद्धि हो रही है। तो हमें बताना है कि प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हम जानते हैं R बराबर ρL/A होता है। प्रतिरोध बराबर रो, यहाँ पे रो क्या है? क्या रो घनत्व है? नहीं, रो घनत्व नहीं है। यहाँ पर रो दिखा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध को, यानी कि प्रतिरोधकता को। और अब मैं एक चाल चलने वाला हूं। हम इस फॉर्मूले का स्वरूप कुछ ऐसा कर देंगे जहां से प्रतिरोध केवल और केवल लंबाई यानी कि लेंथ पर निर्भर होता हुआ लगेगा। तो इसके लिए मैं काम करने वाला हूं कि मैं लंबाई का इंटू करूंगा और लंबाई का भाग भी दूंगा। लंबाई का गुणा भी किया है, लंबाई का भाग भी दिया है। तो यहां से ये रो L × L² हो जाएगा, और A × L ये हो जाएगा आयतन। और अब यहां से हमको मालूम है कि ρ/V L²। देखिए, किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोधकता है वो नियत रहेगा अगर तापमान में परिवर्तन ना हो तो, और यहाँ पे कहीं भी तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि रो नियत है और आयतन तो नियत रहेगा ही रहेगा। अगर आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, यानी कि क्षेत्रफल कम हो जाएगा, लेकिन आयतन नियत रहेगा।
यानी कि R बराबर रो बाई वी इंटू एल स्क्वायर में ये जो टर्म दिख रहा है आपको ब्रैकेट के अंदर वो नियत है। और चलो इस नियत को हम कुछ के ले लेते हैं, के एल स्क्वायर, R बराबर के एल स्क्वायर। और अब हम इस समीकरण का एक बार अवकलन कर दें तो आपको मिल जाएगा डी आर बाई आर इज इक्वल टू 2dl अपॉन एल। डी आर बाई आर इज इक्वल टू 2dl अपॉन एल। और यहां से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। 2 इंटू डी एल बाई एल कितना है बच्चे, 0.1 अपॉन 100 है, तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 100। और अगर 100 है डिवाइडेड बाई 100 है तो हम इसको डी आर बाई आर को लिख सकते हैं कितना, 0.2%। 0.2%। तो जब लंबाई में 0.1% की वृद्धि होगी तो प्रतिरोध में 0.2% की वृद्धि होगी। ये प्रतिशत के रूप में है। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ें और अब देखते हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तापमान यानी कि टेम्परेचर प्रतिरोधकता को किस प्रकार प्रभावित करती है। और देखिए तापमान का जो प्रभाव है प्रतिरोधकता पर वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग है। और पदार्थों को हम धातुओं में, मिश्र धातुओं में, अर्धचालकों में बांट सकते हैं। तो हम इन सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखेंगे। और पहले हम बात करते हैं धातुओं के लिए। धातुओं के लिए यहां पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये धातुओं के लिए है। धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार प्रभावित होती है। अगर आपको ग्राफ पढ़ना आता है तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आंखें तो आप बहुत पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आपको ग्राफ पढ़ना आता है कि नहीं। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है आप ये देख पाएंगे कि प्रतिरोधकता भी बढ़ रही है। यानी कि क्या होगा बच्चे, ताप बढ़ने, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये पीडीएफ मिलेगा आपको नोट्स के लिए, नोट्स मिलेगा इसका पीडीएफ के फॉर्म में। ताप बढ़ने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। याद रखिएगा, ताप बढ़ने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, हमने देखा था अभी इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में कि प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, साथ ही ताप पर निर्भर करती है। तो जो धातु होते हैं उनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि तापमान के साथ धातुओं की प्रतिरोधकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन को दिखाने के लिए हमारे पास एक समीकरण भी है, तो लिख देता हूं मैं उसको भी, क्योंकि वहां से आंकिक प्रश्न बनाए जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ताप बढ़ने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। याद रखिएगा, ताप बढ़ने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। और यहां पर देख लीजिए प्रतिरोधकता में परिवर्तन ताप बढ़ने के साथ, ये लिख लो, ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोधकता में परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो अभी तक आपको यह पता चल गया है कि अगर धातु है आपके पास, मतलब जो चालक है वो धातु है, तो ताप बढ़ने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। और ये ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। और अब देखिए उसका समीकरण कैसा है। उसका समीकरण कुछ ऐसा है कि रो
टी बराबर रोटी खाने वाला रोटी नहीं है, रो टी टेम्परेचर के लिए, रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ठीक है बच्चे, तो ये है प्रतिरोधकता में परिवर्तन तापमान के साथ। रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब समझिए यहां पर रोटी क्या है। रोटी है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता तापमान T पर, तापमान T पर। क्लियर बच्चे, तापमान T पर प्रतिरोधकता रोटी है। रो जीरो क्या है बच्चे, ये है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता तापमान T0 पर। T0 के संगत जो प्रतिरोधकता है उसे हमने रो जीरो लिखा है। T के संगत, तापमान T के संगत जो प्रतिरोधकता है उसे हमने रो टी लिखा है। तो सवाल यह है कि अल्फा क्या है। अल्फा को कहा जाता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ओके, तो रो टी बराबर दो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। टी माइनस टी जीरो ये कोई प्रारंभिक तापमान है। तापमान को बढ़ा के कहां तक ले गया है, तापमान को बढ़ाकर टी तक ले जाया गया है। इस तापमान के संगत प्रतिरोधकता रो जीरो है, इस तापमान के संगत प्रतिरोधकता रो टी है, और अल्फा यहां पर है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। चलिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक को परिभाषित करें। तो यहां से रो टी अपॉन रो जीरो हो जाएगा, ये इधर आके भाग हो जाएगा, और ये जो 1 प्लस में है इधर आके माइनस भी हो जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू है टी माइनस टी जीरो। तो अगर यहां से अब आपको अल्फा को परिभाषित करना है तो पहले देखिए ये हो जाएगा रो टी माइनस रो जीरो डिवाइडेड बाई रो जीरो, और ये आके यहाँ पे भाग होगा टी माइनस टी जीरो, और ये हो जाएगा बराबर अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाता है रो टी माइनस रो जीरो डिवाइडेड बाई रो जीरो टी माइनस टी जीरो। तो क्यों ना इसको शब्दों में बयां किया जाए। अल्फा जो कि है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, रो टी माइनस रो जीरो, आपने तापमान को T0 से T तक बढ़ाया है। तो पहले देख लेते हैं कौन क्या है। यह है तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि या परिवर्तन लिख लो, तापमान में परिवर्तन। और ये क्या है बच्चे, ये है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, प्रारंभिक 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 प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता। रो जीरो है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, टी माइनस टी जीरो है तापमान में परिवर्तन। और ये क्या है बच्चे, जब तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो उसके संगत प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन है। तो ये ऊपर है प्रतिरोधकता में परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन। चलिए अल्फा को परिभाषित कैसे किया जाएगा, हम किसी भी नियतांक को कैसे परिभाषित करते हैं। चलो मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है वो एकांक है। मान लिया कि प्रारंभिक प्रतिरोधकता एकांक है और तापमान में परिवर्तन T माइनस टी जीरो भी कितना है बच्चे, वो भी एकांक है। डिग्री सेल्सियस में हो सकता है या केल्विन में हो सकता है, दोनों में ले सकते हैं आप। तो रो जीरो जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है, मान लेते हैं पदार्थ की प्रारंभिक प्रतिरोधकता एकांक है, एक है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि मान लीजिए वो भी एकांक है। तब जाके यहाँ पे अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, रो टी माइनस रो जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक किसके बराबर है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक
प्रतिरोधकता में परिवर्तन के बराबर है, लेकिन कब? जब प्रारंभिक प्रतिरोधकता 1 हो और तापमान में परिवर्तन 1 हो, एकांक की वृद्धि हो। तापमान में 1 वृद्धि किया जाए, 1 की बढ़ोतरी की जाए, और प्रारंभिक प्रतिरोधकता अगर 1 है, तब जाके प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम उस पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, और इसे हम कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में होने वाले वृद्धि को उस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। तो अगर एकांक प्रतिरोधकता वाला कोई चालक है, उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तब उसके प्रतिरोधकता में जो वृद्धि होगा वही वृद्धि उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ें। तो यहां पे देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि प्रतिरोधकता पर ताप का कैसा प्रभाव है। तो धातुओं के लिए कैसा प्रभाव है? ताप बढ़ने से धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। संबंध कुछ ऐसा है, रो टी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी 0, और अल्फा याद रखिएगा क्या है? अल्फा है, पीछे क्यों जा रहे हो? अल्फा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, और उसकी परिभाषा यहां पर है। तो धातुओं के लिए जो अल्फा है वो धनात्मक होता है। धातुओं का जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो धनात्मक होता है, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर बहुत अल्प के लिए लें, बहुत अल्प के लिए, तो क्या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर ये परिवर्तन है किसमें? प्रतिरोधकता में, और ये है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और ये है किसमें परिवर्तन बच्चे? तापमान में परिवर्तन। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ से क्या चीज़ें गायब हो रही हैं? तुम क्यों गायब हो गए भाई? लो बताओ, बुरा मान गया है तो यार, इसको पूरा इतना क्यों बुरा मान गए? छोटा किए हैं तो बुरा मान गया, तो बड़ा कर देते हैं। ये ठीक है, अभी बुरा ही नहीं है। तो एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोधकता में होने वाली वृद्धि को उस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। अभी ये और बढ़ेगा, ये ठीक है, देख लेते हैं कितना बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चे। तो अल्फा बराबर डी रो अपॉन रो 0 डी टी। और अब चलिए देखते हैं मिश्र धातुओं के लिए क्या होगा। मिश्र धातुओं के लिए फॉर एलॉयस, देखिए मिश्र धातुओं के लिए पहली बात तो ये, मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रतिरोधकता ताप गुणांक अत्यंत न्यून होता है, यानी कि तापमान के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता होता बहुत ज़्यादा है, लेकिन तापमान के साथ कुछ ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पर ये है आपके निक्रोम एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है। ये है निक्रोम के प्रतिरोधकता में परिवर्तन तापमान के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन परिवर्तन होता है। निक्रोम की प्रतिरोधकता में तापमान के साथ परिवर्तन होता है, लेकिन ये किसके लिए है? ये है मैंगनीन के लिए। मैंगनीन ये भी एक मिश्र धातु है, जिसको देख लीजिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंगनीन भी एक मिश्र धातु है, जिसकी प्रतिरोधकता में तापमान के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए हम लोग प्रामाणिक प्रतिरोध एवं प्रतिरोध बॉक्स बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका प्रतिरोध है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन तापमान के साथ इनके प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंगनीन खास तौर से इसके प्रतिरोधकता में तापमान के साथ परिवर्तन होता ही नहीं है। इसमें निक्रोम में होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैंगनीन में बिल्कुल नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं अर्धचालकों के लिए
फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए सेमीकंडक्टर्स के अगर हम लोग प्रतिरोधकता की बात करें तो इनका थोड़ा सा केस अलग है, ये थोड़ा अलग हालात वाले चालक हैं। यह है अर्धचालक, इनके बारे में हम चैप्टर 14 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अर्धचालक पदार्थ और युक्तियाँ। यहाँ पर बस हमको ये समझना है कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनके प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उनके अगर तापमान को यानी अर्धचालकों के तापमान को अगर बढ़ाया जाए तो उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती नहीं है, उनकी प्रतिरोधकता घटती है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं अगर उनके तापमान को आप बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता नहीं बढ़ती बल्कि उनकी प्रतिरोधकता घटती है। यानी कि अर्धचालक पदार्थ के लिए जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो ऋणात्मक होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक है, यानी कि उनके तापमान को अगर आप बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप अर्धचालक पदार्थों के तापमान को बढ़ाएंगे तो उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर सहसंयोजी बंध टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, होल बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है लेकिन चैप्टर 14 में। और इस बार इतना याद रखिए कि तापमान के साथ कैसा परिवर्तन है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता कम होती है अर्धचालक पदार्थों की। अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तापमान बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिए जो विद्युतरोधी पदार्थ हैं जिन्हें हम कुचालक कहते हैं, एक्चुअली में तो ये कुचालक हैं, ये इंसुलेटर्स हैं। और इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। और इंसुलेटर तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पदार्थों के तापमान को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो इनका भी प्रतिरोधकता थोड़ा बहुत घट जाता है। ऐसा नहीं है कि घटने के बाद एकदम चालक ही बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एकदम स्लाइटली, एकदम नाम मात्र का प्रतिरोधकता इनका घटेगा, यानी बढ़ेगा नहीं। ये तो ऑलरेडी उतने इतना ज़्यादा इनका प्रतिरोधकता है कि उससे कम अब क्या ही होगा। तो जब आप विद्युतरोधी पदार्थों के तापमान को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर भी उसमें उथल पुथल के कारण कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। और फिर देखो, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्रतिरोधकता कम होगी। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे कि वो चालक बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रतिरोधकता में कमी आएगी। तो विद्युतरोधी पदार्थ के लिए भी प्रतिरोधकता का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। और यही चीज विद्युत अपघट्यों के लिए भी है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बच्चे। विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता भी तापमान बढ़ाने के साथ घटती है। इनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी ऋणात्मक होता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने से इनके अंदर भी, विद्युत अपघट्यों के अंदर भी आयंस की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है? यहाँ पर धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं, दोनों ही मिलकर विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो जब तापमान बढ़ता है विद्युत अपघट्यों का, तो विद्युत अपघट्यों का तापमान बढ़ने से धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या बढ़ती है। यानी जो आवेश वाहक होते हैं, विद्युत चालन के जो आवेश हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। और संख्या बढ़ने से प्रतिरोधकता कम होगा, क्योंकि विद्युत के चालन और आसानी से करने लगेंगे। और विद्युत का चालन जितनी सुगमता से किया जाएगा, प्रतिरोधकता उतना ही कम होगा। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे हमने
5 चीजें देखी हैं। पहला, धातुओं की प्रतिरोधकता धनात्मक होती है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा। अगर हम बात करेंगे मिश्र धातुओं की, तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तापमान के साथ उनमें परिवर्तन बहुत कम होता है। अगर हम बात करें अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होती है, तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता कम होगा। ये ग्राफ है इसके लिए। विद्युत रोधी के लिए भी प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक है, और विद्युत अपघट्यों के लिए भी प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। और चलिए अब बारी है कुछ सवालों की। अभी हमने देखा है कि तापमान के साथ प्रतिरोधकता कैसे परिवर्तित होती है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित हम कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। हमने टूल्स पढ़ लिए हैं, हमने औजार इकट्ठा कर लिए हैं। चलिए देखते हैं कि उन औजारों का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, और उसके लिए हम सवाल हल करेंगे, ये परखने के लिए, ये जांचने के लिए कि हमने कितनी अच्छी तरीके से बातों को समझा है। देखिए बच्चे, बहुत आसान सा सवाल है, वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि सवाल कठिन है कि आसान है। किसी विद्युत टोस्टर में निक्रोम के तापन अवयव का उपयोग होता है। इस निक्रोम, जो कि एक मिश्र धातु है जिसका प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है, जब इससे एक नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कक्ष ताप पर, कक्ष ताप यानी रूम टेम्परेचर, तो ये पहला टेम्परेचर हो गया T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रतिरोध यहां पर कितना है, इस वाले तापमान पे इसका प्रतिरोध है, चलो R1 ले लेते हैं बच्चे। तापमान T1 लिया है तो प्रतिरोध R1 ले लो, ये है 75.3 ओम पाया जाता है। इस तापमान पर प्रतिरोध इतना है। जब इस टोस्टर को 230 वोल्ट सप्लाई से, आपूर्ति से संयोजित करते हैं तो कुछ सेकंड में इस परिपथ में इतना एम्पियर की स्थायी धारा स्थापित हो जाती है। यानी आपको V दिया है, V इक्वल टू है 230 वोल्ट, आपको I भी दिया है 2.68 एम्पियर। तो क्यों ना हम यहाँ पे प्रतिरोध निकाल लें, तो यहाँ से R2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I, ये हो जाएगा 230 अपॉन 2.68। भाग दीजिए, देखिए 230 को जब आप भाग देंगे 2.68 से तो कितना आएगा, ये आना चाहिए 85.8 के आसपास। दोनों को भाग करके देख लीजिए आप। ओके, 230 अपॉन 2.68 85.8। निक्रोम अवयव का स्थायी ताप क्या है? जब धारा स्थायी हो जाता है, यानी जब प्रतिरोध R2 हो जाता है, तो आपको बताना है बच्चे कि जो सेकंड टेम्परेचर है ये कितना है। और इसका एक चीज और दिया है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक दिया है 1.70 इंटू 10 के घात में -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस -1 लिखा हुआ है, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस है। हर डिग्री सेल्सियस पर उसका जो ताप गुणांक है अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट है 1.70 इंटू 10 के घात में -4। चलिए सवाल को एक बार समझते हैं एकदम छोटे से में। एक तापमान है T1, उस तापमान पे उसका प्रतिरोध है R1। T1 का मान यहां पर, R1 का मान यहां पर, और जब हम 230 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, उसमें स्थायी धारा ये प्रवाहित होती है, तो उसका प्रतिरोध मान लीजिए R2 हो जाता है। तो आपको बताना है कि अब उसका तापमान कितना हो गया होगा। तो अभी हमने एक संबंध पढ़ा है कि ρT इज इक्वल टू ρ01 प्लस अल्फा टी। T ये परिवर्तन है, तो अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि T माइनस T0 तो कैसे लिखेंगे, या फिर अगर हम इसको 1-2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बच्चे? ये हो जाएगा सेकंड, जो कि किस तापमान के संगत है, इस तापमान के संगत है, और ये पहले तापमान के संगत है, और ये पहला तापमान है। टेम्परेचर T2 के संगत प्रतिरोधकता ρ2 हो जाएगा। टेम्परेचर T1 के संगत प्रतिरोधकता मान लीजिए ρ1 है,
तो ρ2 बराबर ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। देखिए डरने वाली बात नहीं है कि सर पीछे तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पे T लिखा हुआ था, वहाँ पर आपको ये बताया जा रहा था कि प्रारंभिक तापमान कितना है फिर अंतिम तापमान कितना हो जाता है। प्रारंभिक तापमान के संगत प्रतिरोधकता कितना है और फिर अंतिम तापमान के संगत प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रारंभिक को 1 ले लिया है, अंतिम को 2 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो जो संबंध प्रतिरोधकता के बीच है वही संबंध प्रतिरोध के लिए भी लिखा जा सकता है। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर है बच्चे? ये इसका कोई अब यूज नहीं है, बस समझाने के लिए था ये। ठीक है, सो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। चलिए मान रखते हैं R2 का मान तो मालूम है हमको 75.3 इज इक्वल टू, R1 का मान भी मालूम है। अच्छा ये तो R1 ही है, सॉरी ये तो R1 ही है, 75.3 तो R1 ही है। तो R2 क्या है? R2 85.8 है बच्चे, R2 है 85.8 और R1 का मान है R1 का मान है 75.3। ठीक है, 1 प्लस अल्फा का मान भी दिया है, अल्फा है 1.70 इंटू 10 के घात माइनस 4, 1.70 इंटू 10 के घात में माइनस 4, ये अल्फा का मान है। तो क्यों ना इसको बड़ा ब्रैकेट कर दिया जाए। और T2 माइनस T1 तापमान में परिवर्तन, T2 ही तो नहीं मालूम है, यही तो पता करना है, लेकिन T1 मालूम है। T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27 डिग्री। ठीक है बच्चे, और ये बड़ा सा ब्रैकेट। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से T2 का मान निकाल लीजिए। देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 85.8 डिवाइडेड बाई 75.3, ये आके डिवाइड होगा। और ये जो 1 प्लस में जाके माइनस भी हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10 के घात में -4 T2 माइनस 27 डिग्री। और ये हो जाएगा 85.8 माइनस 75.3 डिवाइडेड बाई 75.3, 75.3 इज इक्वल टू क्यों करें, लाके इसको भाग दे देते हैं। तो आके यहाँ पे भाग होगा, तो 1.70 इंटू 10 के घात में -4 इज इक्वल टू T2 माइनस 27 डिग्री। और यहाँ से आप T2 का मान आप आराम से निकाल पाएंगे, सॉल्यूशन आपको करना है। T2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं चलो, तो 8 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 5, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 5 0, और 8 में से 7 जाएगा तो आएगा 1, 10.5, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 75.3 इंटू 1.70 इंटू 10 के घात में -4, और इधर आके ये हो जाएगा प्लस 27 डिग्री। देखो इसको आप सॉल्व करिए, जो भी मान आएगा फिर ये मान आके इधर ऐड हो जाएगा 27 डिग्री। क्लियर है ये? और जब इसको आप हल करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करिए और इसको देखिए सॉल्व करके कि आंसर कितना आ रहा है। 10.5 को भाग दीजिए 75.3 इंटू 1.70 इंटू 10 का पावर -4, और ये भी जो भी मान आएगा यहाँ पे जो भी मान आएगा इसमें इसको प्लस कर दीजिए। जब आप इतना करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा लगभग 847 डिग्री के आसपास। तो T2 का मान हो जाएगा 847 डिग्री सेल्सियस। T2 इक्वल टू आ गया 847 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही आसान सवाल था, एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे आपको T1 दिया है, इस तापमान के संगत आपको प्रतिरोध दिया है, और एक प्रतिरोध और है, तो आपको पता करना है कि इस प्रतिरोध के संगत तापमान कौन सा होगा। हमने यूज किया है R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और यहाँ से हमको T2 को निकाल लेना है।
और बस जो भी समस्या आएगी आपके सामने वो थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन तो बच्चे आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ये भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, इसके पहले भी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो भी एनसीईआरटी का ही था। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर, हिमांक यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बच्चे, तो यहां पर एक तापमान है T0 ले लो क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यहां पर प्रतिरोध कितना है बच्चे, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध R0 है 5 ओम के आसपास, आसपास क्या उठना ही है 5 ओम ही है। और भाव बिंदु पर यानी कि एक बॉइलिंग पॉइंट है, चलो इसको T दे देते हैं, T इक्वल टू कितना है बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस ना। देखो अब ये नहीं कि कहां दिया है, हिमांक का मतलब है बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, भाप का मतलब है बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस है और इसके संगत जो प्रतिरोध है, चलो इसको RT ले लेते हैं, ये 5.23 ओम है, या इसको आप R100 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, R100 लिख दो ज़्यादा सही है। 0 डिग्री सेल्सियस के संगत प्रतिरोध है 5 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस के संगत प्रतिरोध है 5.23। तो पहले हम क्यों ना यहाँ से अल्फा निकाल लें, सवाल हम बाद में पढ़ेंगे, चलो पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है, किसी हीटर के अंदर डाल दिया, तप्त उष्मक यानी किसी भट्टी के अंदर, तप्त भट्टी के अंदर डाल दिया, तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 हो जाता है। यानी कि ये कोई तापमान है वो हमको नहीं मालूम है, ये 5.795 है बच्चे, ये डैश नहीं है, 5.795 ओम हो जाता है। उष्मक का तापमान कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको पता करना है कि ये जो प्रतिरोध है वो किस तापमान के संगत होगा, हमको तापमान निकालना है। इस वाले तापमान पे प्रतिरोध इतना है, इस वाले तापमान पे प्रतिरोध इतना है, तो हमको पता करना है कि इस प्रतिरोध पर तापमान कितना होगा या किस तापमान पे प्रतिरोध इतना होगा। तो हमको चाहिए होगा अल्फा। देखो हम जानते हैं कि R बराबर R, ये लगा लो, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 होगा। जो संबंध प्रतिरोधकता के लिए है वही संबंध प्रतिरोध के लिए भी है। यहाँ पे RT क्या हो जाएगा बच्चे, R100 हो जाएगा, R0 तो R0 ही है, 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना, कोई दिक्कत है क्या? तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, प्रारंभिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर हम लोग अल्फा का मान निकाल सकते हैं। R100 है 5.23 और R0 है 5, 1 प्लस अल्फा नहीं मालूम, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू 100। आगे यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.23 बटे 5, 5.23 बटे 5, और ये आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 100 इंटू अल्फा। तो जब इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 5.23 माइनस 5 बटे 5, और 100 का भाग भी हो जाएगा ना, ये 100 के यहाँ भाग भी होगा, सही है। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। तुमको तो नहीं लाना था, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5.23 माइनस 5, ये मिल जाएगा ऊपर आपको 0.23 बटे, नीचे तो 5 ही है, तो 5 इंटू 100, ये आ गया अल्फा का मान। क्लियर है बच्चे? तो ये हो गया अल्फा का मान। अब जो सेकंड कंडीशन है वहां भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए कि RT हो जाता है प्रतिरोध, R0 तो आपको मालूम ही है कितना है, R0 तो आपको मालूम ही है, 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ठीक है, चलिए RT आपको मालूम है, एक तापमान है जहां पे प्रतिरोध हो जाता है 5.795, प्रारंभिक प्रतिरोध तो 5 ही है, देख लो प्रारंभिक प्रतिरोध तो 5 ही है। 1 प्लस अल्फा का मान आपने निकाल रखा है,
अल्फा का मान है, अच्छा यहाँ भी तो है, कहाँ गया, अल्फा का मान भी तो है 0.23 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। क्लियर है ये? टी माइनस टी जीरो, टी नहीं मालूम जो भी होगा, लेकिन ये तो जीरो ही है। प्रारंभिक तापमान तो हमने जीरो ही लिया है, टी जीरो लिया है, तो इधर आ जाएगा 5.795 बटे 5, ये आगे इधर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.23 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, मुझे टी ही बच जाएगा, टी माइनस जीरो टी बचेगा। चलिए आगे चलें, तो ये आ जाएगा 0.795, 5.795 माइनस 5 होगा, तो घटने के बाद इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5, और इधर पे है 0.23 5 इंटू 100 इंटू टी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 और 5 तो कहानी खत्म हो जाएगी, और ये आके यहाँ पे 0.795 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 100, ये 100 आके इंटू होगा, तो यहाँ से आपको टी मिल जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको टी का मान मिल जाएगा। देखिए टी का मान कितना है, टी का मान लगभग आ जाएगा 346.65 डिग्री सेल्सियस। ये आप हल कर लीजिएगा, इसमें इसको भाग देना है, फिर 100 से इंटू कर लेना, 0.795 में 0.23 का भाग दीजिए, फिर जितना भी आएगा उसमें 100 का इंटू करोगे, आपको टी मिल जाएगा। तो ये है वो तापमान जिस तापमान पे प्रतिरोध कितना हो गया है, 5.795 ओम हो गया है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि प्रतिरोधकता क्या है, बीच में लाइट भी गई थी, हम फिर वापस आए और फिर हमने डिस्कस किया कि प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक के बारे में हमने पढ़ा और उस पर आधारित हमने कुछ आंकीय प्रश्न भी हल किए हैं। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।